ऑल राइट। सो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ओके। तो सबसे पहले देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज हम लोग आपका जो यूनियन बजट है 2022 से 2023, इसको एक इस तरह से डिस्कस करेंगे कि अब देखिए पूरा बजट तो ऑब्वियसली बात है कोई डिस्कस नहीं करेगा और आपको ज़रूरत भी नहीं है। इस तरह से डिस्कस करेंगे कि सारे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम में इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बजट डिस्कस करना ज़रूरी है। तो आज आज लाइक का रेशियो रहेगा 1 लाइक 1 पर्सन। ठीक है, आजकल 1-1 की पॉलिसी चल रही है सरकार की, इसमें भी देखेंगे। ठीक है, 1 नेशन 1 लैंग्वेज ये सब जो चल रहा है, तो इसमें आपको 1 लाइक 1 पर्सन करना है सबको एक एक बार। ठीक है, ऑल राइट। हाँ जी, मोटर बसर जी कैसे हैं आप? उपांग जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ऑल राइट। देखिए आज का क्लास जो आपके लिए होने जा रहा है, एक 1 घंटे का क्लास होगा, ज़रूरत पड़ी तो उससे ज़्यादा एक्सटेंड कर लेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इंपॉर्टेंट होने के दो रीजंस बताता हूँ मैं। पहला रीजन है कि बजट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में उठ के आ जाते हैं। ठीक है, आता ही आता है बजट से क्वेश्चन, मान के चलिए। ठीक है, और दूसरा आप कह सकते हैं कि बजट की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि साल भर आपको जो स्कीम्स देखने को मिलने वाली हैं, साल भर जो स्कीम्स देखने को मिलने वाली हैं और पहले जो स्कीम्स हो चुकी हैं, इनका एक ब्यौरा इस बजट में मिल जाता है। तो अगर आपका बजट प्रिपेयर है ना, तो आप मान के चलिए साल भर जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स आने वाली हैं गवर्नमेंट की, वो आपकी कवर हो गई। तो आपको अलग से स्कीम्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें बेसिकली नाम पूछते हैं इस स्कीम का काम क्या है, तो वो आपको यहाँ से आइडिया लग जाता है। यस और नो? ऑल राइट। हाँ मोटर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, आज हमारे एसआई का स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी आया है, तो मेनी ऑफ अस हैव क्वालिफाइड, तो उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनका नहीं हुआ है तो उन्हें निराशा नहीं होनी है। ठीक है, एटलीस्ट उन्होंने एफर्ट दिया, इस बात की उन्हें खुशी होनी चाहिए। और जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनके साथ हैं, वो भी, उनको भी इस बात का प्राउड करना चाहिए कि उनके जो कंपेनियन है, उनके जो साथी हैं, वो सिंसियर हैं। वरना आज के टाइम में आपको सिंसियर लोग कम मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस एग्जाम को डिस्क्वालीफाई करने के बाद निराशा हो रही है, तो मुबारक हो, आप बहुत सिंसियर हैं। और सिंसियरिटी इज अ वेरी रेयर थिंग दीज डेज। तो इस सिंसियरिटी को मेंटेन करिए, यही सिंसियरिटी आपको आगे कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, कामयाबी, वैसे मैं इस वर्ड को पसंद नहीं करता हूँ, या इस वर्ड का मीनिंग ये नहीं समझता हूँ कि खूब पैसा गाड़ी बंगला आ गया। कामयाबी का मतलब तब होता है जब आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो जाएं, जब आपको लगता है यू आर डूइंग एज पर योर कैपेबिलिटी, यू आर डूइंग एज पर योर अवेलेबिलिटी, यू आर डूइंग नॉट फॉर यू, आप औरों के लिए भी काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी काम करें, और औरों के लिए कुछ करने से पहले सोचना ना पड़े ना, तो बस वही कामयाबी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए जी। तो देखिए आज हम बजट स्टार्ट करेंगे। तो बजट, पहले तो बात कर लेते हैं बजट आपका बनता कैसे है। तो देखिए होता क्या है, अभी कौन सा मंथ चल रहा है? फरवरी का मंथ चल रहा है। तो जैसे ये 2022 फरवरी है, तो हुआ क्या होगा 2021 के अगस्त में, फाइनेंस मिनिस्ट्री का कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, वो क्या करेगा, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक सर्कुलर निकालेगा। यस और नो? और वो सर्कुलर लेके जाएगा आपका अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, होम मिनिस्ट्री के पास जाएगा, फाइन डिफेंस मिनिस्ट्री के पास जाएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास जाएगा, और उनसे पूछेगा माय डियर मिनिस्टर साहब, आप बताओ अगली साल आपको कितने अमाउंट की जरूरत है। तो डिफेंस मिनिस्टर कहेंगे कि देखो जी मुझे तो चाहिए 1 लाख करोड़, मुझे खरीदने रफाल जेट। एजुकेशन मिनिस्टर कहेंगे देखो जी मुझे भी चाहिए 50,000 करोड़, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटीज ओपन करनी है। तो सारी मिनिस्ट्रीज अपनी अपनी जो डिमांड्स हैं वो इस सर्कुलर में, सर्कुलर के बाद किसको फिल करके दे देती हैं?
फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे देती हैं, ठीक है। और जो डिमांड्स वो देती हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिमांड ऑफ ग्रांट्स, ठीक है, डिमांड ऑफ ग्रांट्स। तो एक बार जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास डिमांड आई, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे डिपेंड करता है कि वो किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा दे। आज मतलब आज का ही दिन मेन होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, सबसे इंपॉर्टेंट दिन आज का ही है। क्यों? क्योंकि सारी मिनिस्ट्री इन्हीं के सामने इसी दिन के लिए नतमस्तक होती है, क्योंकि किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा देना है ये कौन डिसाइड कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब जब फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड कर लेती कि इस मिनिस्ट्री को इतना पैसा देना है, उसके बाद वो प्रपोजल ले जाएंगे कैबिनेट, और कैबिनेट क्या करेगा, उसे पास कर देगा। जो भी चेंजेस करने होंगे करने के बाद वो हो गया पास, ठीक है। अब वो कैबिनेट से जब पास हो गया तो जो आपका, इसको कहते हैं बजट प्रपोजल, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बजट प्रपोजल। एक ब्रीफ में मैकेनिज्म हम डिस्कस करने की पहले कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बजट प्रपोजल आपका जो, फिर ये कहा जाएगा, ये उठाएंगे सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर होते हैं उन्हें कहते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। ये ले जाएंगे दो लोगों के पास, एक तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा कि उनसे परमिशन लेंगे कि बजट पेश करना है, दूसरा ये जाएंगे प्रेसिडेंट के साथ बताने, प्रेसिडेंट साहब बजट प्रिपेयर हो गया है। और बजट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 112, और ध्यान रखिएगा वहां वर्ड बजट नहीं यूज हुआ है, वहां वर्ड यूज हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर यू गेटिंग इट और नॉट? हाँ जी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा बजट वर्ड आपका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, क्या लिखा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो स्पीकर साहब कहेंगे ठीक है भाई ले आओ बजट, प्रेसिडेंट साहब कहेंगे ठीक है। अब जब जिस दिन बजट पास होना होगा, जैसे आज कौन सा डे है, 2 फरवरी, तो आज के दिन फाइनेंस मिनिस्टर उठेंगे और कहां जाएंगे, अच्छा इससे पहले क्या होता, कुछ दिन पहले एक हलवा सेरेमनी भी होती। तो जितने लोग बजट बनाने में इन्वॉल्व होते हैं सबको बुलाया जाता है हलवे के बहाने, आओ तुम्हें हलवा खिलाएं। और हलवा खिलाने के बहाने इन सबको क्या कर दिया जाएगा, एक कमरे में लॉक कर दिया जाता है। इस बार ऐसा हुआ है कि हलवा सेरेमनी नहीं करवाई गई कोरोना की वजह से, वरना हर साल एक ट्रेडिशन है कि बजट से एक कुछ दिन पहले सारे जो ऑफिसर, जो भी लोग स्टाफ जो भी बजट बनाने में इन्वॉल्व होता है सबको एक कमरे में बंद कर देते हैं, ताकि ये लोग कोई जानकारी लीक ना कर पाए बजट से रिलेटेड। बजट आने से पहले बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है, पूरा मार्केट हिला देता है। तो हलवा सेरेमनी वगैरह हो गई। अब 2 फरवरी को जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर जाएंगे लोकसभा, पहले जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट साहब से परमिशन लेंगे, क्योंकि आर्टिकल 112 कहता है कि ये जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की है कि वो बजट को पेश करवाएं, करें नहीं, करवाएं। तो वो करवाते हैं किससे, फाइनेंस मिनिस्टर से। तो प्रेसिडेंट से, फिर प्रेसिडेंट से मिलने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर जाएंगे लोकसभा और लोकसभा में बजट पेश करेंगे। और जो बाकी की कहानी तो आपने कल देखी ली। ऑलराइट, अब बजट में होता क्या क्या है, ठीक है। अब बजट में जो आपका डिमांड ऑफ ग्रांट्स थी ना, जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स अलग अलग मिनिस्ट्रीज की आई थी, इनको हम कहते हैं बजट एस्टिमेट्स, ठीक है, बजट एस्टिमेट्स। अब ये बजट एस्टिमेट्स कब से कब तक के लिए, जैसे ही फरवरी में बजट पास हुआ तो ये बजट कब से कब तक के लिए होगा, तो ये बजट स्टार्ट होगा 1 अप्रैल, लेट मी करेक्ट इट, ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। देखिए बाकी के प्रोसेस जो है वो हमने अपने जो हमारा एपीपीसीएस का कोर्स चल रहा है उसमें लिख रखी है, ठीक है, करवा रखी है। तो बाकी जो पूरा प्रोसेस है बजट का वो हमने अपने कोर्स में करवा रखा है। यहाँ पर हम अभी सिर्फ और सिर्फ बजट स्पेसिफिक बात करेंगे, यस और नो, ठीक है। अच्छा, अगर इसी रिगार्डिंग हमने क्या है एक जीके का कोर्स बनाया है, जीके मेनली मैं ही लीड कर रहा हूँ उसमें। तो जीके के रिगार्डिंग आपके जो भी सब्जेक्ट्स है इंक्लूडिंग कंप्यूटर नॉलेज वगैरह भी, ठीक है, वो एक कंप्लीट कोर्स हमने बना रखा है 1500 रुपये का। तो अगर आप उसको परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। 1500 रुपये का कोर्स है स्पेसिफिक जीके का, यस और नो, ठीक है। चलिए, तो बजट एस्टिमेट्स की बात, हाँ, अब जो फाइनेंशियल ईयर है या उसको कहते हैं फिस्कल ईयर, आपका फिस्कल ईयर कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल 2022 से लेकर ये चलेगा 31 मार्च 2023। तो इस साल के लिए क्या खर्चा होना है ये कहां पेश होगा, लोकसभा में। लोकसभा के पास एक फंड होता है जिसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो लोकसभा से जब अप्रूवल मिलेगा तभी पार्लियामेंट या तभी सरकार इस पैसे को यूज कर सकती है।
तो फिस्कल ईयर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा 2022। अब जब आप लोकसभा जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको पिछला भी तो एस्टिमेट दिखाना पड़ेगा ना, पिछली साल आपने कितना खर्चा करा, ठीक है। अब लेकिन आप खुद देखो, अभी आप फरवरी में चल रहे हो और पिछली साल फिस्कल ईयर कौन सी थी, वो थी 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, ये पिछली साल थी। अब पिछली साल अभी कंप्लीट तो नहीं हुई है ना, पिछली साल अभी बची हुई है, ठीक है। तो अभी हम क्या देंगे, एक बजट एस्टिमेट देंगे फरवरी तक का, ठीक है। एक तो अगली फाइनेंशियल ईयर का बजट एस्टिमेट होगा, और जो पिछली साल का जो खर्चा आप कर चुके हो, पिछली साल का भी आपको एस्टिमेट देना पड़ता है कि भैया पिछली साल जो पैसा लेके गए थे उसका क्या करा, वो कितना खर्च हुआ, ठीक है। और इससे पिछली साल का जो बजट है वो तो पूरा आपको रेडी हो चुका होगा। यानी अगर हम बात करें 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, इस दिन तक का तो सारा रिकॉर्ड होगा ना आपके पास, तो इस दिन का पूरा बजट आपको मिलता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, हाँ चलो इधर आ जाओ, कि हाँ ये देखो भैया बजट एट ए ग्लांस, ये देखो ये 2020 से 2021 ये वाला तो पूरा खर्चा सरकार के रिकॉर्ड में आता है, तो ये इस कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। इसके अलावा पिछली साल जो पैसा लेके गए थे, ये इतना बजट एस्टिमेट था पिछली साल के लिए, जो पिछली साल लोकसभा में बजट लेने आए थे, तो ये पिछली साल का खर्चा था जो बता के गए थे, ये तो ये बजट एस्टिमेट था। अब इसमें से ये क्या है, जो एक्चुअल में खर्चा हुआ अभी तक, ठीक है। एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ, ये हुआ, पिछली साल जो पैसा लेके गए थे इतना लेके गए थे, ठीक है। पिछली साल जो एस्टिमेट था वो ये था, ये आने का और ये जाने का, और एक्चुअल में हुआ कितना पिछली साल, ये आने का ये जाने का। और अगली साल के लिए जो आप लेके जा रहे हो, यानी जो आज के बजट में बात हुई है वो इस पैसे की बात हुई है, ठीक है, इस पैसे की बात हुई है। तो ये वाला पैसा है, ये वाला पैसा है, ये वाला, ये वाला, ये इस बार का पैसा है। यस और नो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सब चंगा सी चल रहा है। देखो अपन जो भी करते हैं बिल्कुल बेसिक से करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये बजट में लिखा वो लिखा वो लिखा वो लिखा वो लिखा, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। सब आराम से पढ़ेंगे, सब प्रॉपर पढ़ेंगे। हाँ जी। अब हाँ, अब देखो थोड़ा सा क्या है ना, इसमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल टर्म है, तो मैं कोशिश करूंगा सारी टर्म्स को बेसिक मीनिंग में समझा सकूं, बट सारी टर्म्स ऑब्वियसली आप भी समझते हैं पॉसिबल नहीं है एक छोटी सी क्लास में, तो हर एक टर्म अपने आप में पूरा पूरा लेक्चर है। तो वो सारी क्लासेस हमने अपने जो हमारे रेस्पेक्टेड कोर्सेज है जैसे एपी पीसीएस का कोर्स, उसमें हम कवर कराएंगे विद डिटेल, ठीक है। तो वहां पर आपको सारा डिटेलिंग में चलेगा जब हम इकोनॉमी वहां पर स्टार्ट करेंगे। तो बजट एट ए ग्लांस की अगर हम बात करें तो आ जाओ इधर भैया। बजट ना, बजट में दो चीजें होती है, एक तो होता है रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब जो पैसा आया, और एक होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो पैसा गया। रिसिप्ट भी दो तरह की होती है, मतलब दो तरह से पैसा आता है, एक रेवेन्यू एक कैपिटल। एक्सपेंडिचर भी दो तरह का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक होता है कैपिटल। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है, मतलब जैसे जो टैक्स वगैरह से पैसा आता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है, जो पैसा जैसे आपने कोई लोन लिया या किसी को लोन दिया, उसका इंटरेस्ट आया, या फिर कह सकते हो आपने कोई कंपनी बेची, ठीक है, आपने कोई कंपनी अगर बेची, जैसे सरकार ने मान लो कोई पीएसयू बेच दी, तो उससे जो पैसा आया, जैसे एयर इंडिया बेची, तो वो पैसा कहाँ आएगा, वो कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, जो सैलरीज वगैरह आप खर्चा करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे आप रोड्स बनाएंगे, हाईवेज बनाएंगे, है ना, आप पीएसयूज बनाएंगे, आप फैक्ट्रीज बनवाएंगे, तो वो सब किस में आता है, कैपिटल। मतलब जो परमानेंट वाले एक्सपेंडिचर होते हैं वो कौन से हो गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कोशिश यही रहती है कि भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो।
क्योंकि आउटपुट तो आपको भी दिख रहा है कौन देता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आई होप अब ये चीज आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। कहाँ थे, हाँ हाँ, नहीं ये ठीक है, ओके। अब देखो अगली साल के लिए जो आना है पैसा वो कितना आना है, ये 17,40,487 करोड़, ठीक है। अच्छा ऐसा है कि ये करोड़ है, ठीक है, इतने करोड़। अब मैं बार बार इस ऐसे नहीं बोलूंगा 17,40,487, अपन थोड़ा सा एडवांस है तो अपन इसको बोल देते हैं 17.5 लाख करोड़। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना, बहुत लंबा हो जाएगा वरना आपको भी इतना डेटा याद नहीं रखना। अराउंड सरकार ने एस्टिमेट किया, ठीक है, ये अगली साल के लिए सरकार ने उम्मीद की है, अगली साल जो बजट पेश कर रहे हैं जिस साल के लिए, तो 17.5 लाख हमारे पास कैपिटल में पैसा आएगा। ये कहां से आएगा, कंपनी बेच बेच के, पीएसयू बेच बेच के। और रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, टैक्स वगैरह से जो पैसा आएगा वो कितना आएगा, 22 लाख करीब, ठीक है, 22 लाख करोड़। तो ये कितना पैसा आएगा, कुछ ऐसी मान लो आप 39.5, यानी अराउंड अराउंड कुछ 40 लाख करोड़, ठीक है। अगली साल हमारा जो एक्सपेक्टेड है कितना पैसा आएगा, 40 लाख करोड़, ठीक है। और खर्चा कितना आएगा, खर्चा कितना होगा भैया, खर्चे की भी बात देखो, खर्चा और आना आना जाना दोनों बराबर करके देते हैं हम। जो आएगा वो होगा कुछ, देखो ये 31.9 और ये 7.5, इनको भी टोटल करोगे कुछ 40 लाख निकल के आएगा। यानी हमारा बजट कितने रुपए का है, 40 लाख करोड़ का है। कोई पूछे कितने करोड़ का है, 40 लाख करोड़ का बजट है। बाप रे कितना बड़ा पैसा है, ठीक है, 40 लाख करोड़ का बजट है। देखिए अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा कंटेंट है, इधर उधर की बातें करते हैं, काम की बात कम करते हैं। अपन बेसिक से चलते हैं और एडवांस से खड़ा कर देते हैं इंसान को, ठीक है। चलिए, तो 40 लाख करोड़ का ये बजट है आपका, इतना पैसा आएगा इतना जाएगा। अब लेकिन सर होता क्या है ना, जो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली कहावत सुनी होगी। यानी हर साल क्या होता है, खर्चा ज्यादा होता है, रिस्क आता कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, रिसिप्ट कम होता है। तो जितना कम होता है ना एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट में, जितना डिफरेंस होता है, जैसे मान लो अगली साल आपने खर्चा कर दिया 42 लाख करोड़, ठीक है, और आया कितना 40 लाख करोड़, इतने बड़े बड़े अमाउंट। तो बाकी डिफरेंस कितने का रह गया, कमी कितने की आई, कमी आई 2 लाख करोड़ की। और इसी 2 लाख करोड़ को हम क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट। इसको हम क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट। फिर इस फिस्कल डेफिसिट को एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम देखते हैं, ठीक है, एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम देखते हैं। अभी इस साल कुछ 6.9% फिस्कल डेफिसिट सरकार ने बताया, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 6.9% ऑफ जीडीपी अभी सरकार का एस्टिमेट है, इस साल का फिस्कल डेफिसिट ये रहेगा, ठीक है। तो जो पैसे की कमी हो गई वो 2 लाख करोड़। तो ये कमी कहां से पूरा करेंगे, कुछ नहीं, आपके सैलरी मिलती है, पैसा कम पड़ जाता है तो क्या करते हो, उधार लेते हो। तो सरकार भी क्या करेगी, उधार लेगी, सरकार बोरोइंग्स करेगी, ठीक है। तो यानी कि जो पैसा आएगा वो कहां से आएगा, बोरोइंग से आएगा। लेकिन सर आप जो दिखा रहे हो इसमें तो पैसा बराबर हो रहा है, मतलब जितना पैसा आ रहा उतना खर्च हो रहा है। तो भैया इसमें जो बोरोइंग्स होती है ना, जो सरकार पैसा उधार लेगी वो इंक्लूडेड होती है। तो वो उधार इंक्लूडेड कर दोगे, बोरोइंग्स इंक्लूडेड कर दोगे, तब जाके रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यस और नो, ठीक है, तब जाके आपका ये सब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए, तो ये तो हो गई फिस्कल डेफिसिट की कहानी, रिसिप्ट की कहानी, एक्सपेंडिचर की कहानी। 40 लाख करोड़ का बजट है, ये ध्यान रखना। अच्छा एक और चीज याद रखना, इस साल की जो करंट ग्रोथ ईयर है वो कितने एक्सपेक्टेड की गई है, 9.2%। अब सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिखते जाओ। ये इंपॉर्टेंट है कि इस साल की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है कितनी एक्सपेक्ट की गई है, 9.2%, ठीक है। अगली साल थोड़ा सा घट जाएगा। अब इसके साथ साथ अब हर बजट की एक टैगलाइन होती है। इस बजट की टैगलाइन है अमृतकाल। जैसे अभी हमें क्या हो गए, इंडिया को आजादी मिले 75 ईयर्स हो गए,
एक दिन ऐसा भी तो आएगा जब हमें आजादी मिले 100 ईयर्स हो जाएंगे, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अमृत काल। ठीक है, यानी ये जो अब हमें 75 ईयर्स हो गए और जब तक हमें 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे आजादी के, तो अब हमारा जो टाइम पीरियड चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, अमृत काल, ऐसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अब भैया प्रधानमंत्री ने कहा तो सोच समझ के कहा होगा अमृत काल चल रहा है। ठीक है, अमृत काल एक बहुत ऑस्पिशियस दिन माना जाता है इन द हिंदू माइथोलॉजी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने कहा इस बार हमारा फोकस किस पे रहेगा, कुछ इन स्कीम्स पे रहेगा, कुछ इन स्कीम्स पे रहेगा। माइक्रो इकोनॉमिक लेवल ग्रोथ लाना है, डिजिटल इकोनॉमी प्रमोट करना, फिनटेक टेक्नोलॉजी। फिनटेक क्या होता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। जैसे यूपीआई है, फाइनेंस का काम करता है, और एक टेक्नोलॉजी है, तो वो क्या होगी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बोले तो फिनटेक। इनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन, आपको रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिट करना है। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन। उसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विद पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट क्या लिखा है सर, क्या क्या लिखा है, अभी ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंट्स हम पढ़ते जाएंगे, यस और नो। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना है। चलिए जी, अब 2014 से अगर हम बात करें तो सरकार का फोकस किसे, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स पे, ऐसा बजट में बोलते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स की। ठीक है, इन 14 सेक्टर, 14 ऐसे सेक्टर हैं जहां पर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव दिया है। सर ये प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव क्या होता है, ये इसको कहते हैं भैया पीएलआई। ठीक है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई स्कीम। सरकार क्या करती है, जैसे कभी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सरकार ने कहा इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सरकार कह रही है इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, हम कह देंगे भाई देखो तुम जितना प्रोडक्शन करोगे, जैसे मान लो तुम 100 करोड़ का प्रोडक्शन करोगे, तो हम तुमको 4% इंसेंटिव देंगे, यानी 4% तुम्हें सब्सिडी देंगे, या 4% तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर देंगे। तो 4% कितना हो गया, 4 करोड़। अगर ये 200 करोड़ करते तो इन्हें 4% के हिसाब से मिलता 8 करोड़। तो इससे होगा क्या, ये लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में करेंगे, क्योंकि इनका जो इंसेंटिव है वो लिंक हो गया इनके प्रोडक्शन से, जितना ये प्रोडक्शन करेंगे उतना इंसेंटिव मिलेगा। तो इसको कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। यस और नो, क्लियर है यहां तक? ओके, तो अब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो सरकार का जो मकसद था मेक इन इंडिया, मोदी जी का जो टैगलाइन था मेक इन इंडिया, उसको बूस्ट मिलेगा, और उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, पोटेंशियल टू क्रिएट 60 लाख न्यू जॉब्स। यस और नो, तो ये फायदा होगा, ये सरकार का इनिशिएटिव है। तो प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव 14 सेक्टर्स में देना है, और अब जो मेड इन इंडिया को अब हमने नया नाम दे दिया आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, इसको हमें बढ़ावा देना है, तो पहला पॉइंट तो इसके रिलेटेड था। अब जो दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इस बजट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इस बजट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है, वो है भैया पीएम गति शक्ति। ठीक है, इस बजट की जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है, सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम प्रधानमंत्री गति शक्ति। अभी इंडिपेंडेंस डे पे भी सरकार ने गति शक्ति प्रोग्राम की बात करी थी, तो आज देख लेते हैं गति शक्ति प्रोग्राम में है क्या क्या। तो ये है आपका गति शक्ति प्रोग्राम। गति शक्ति प्रोग्राम बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कर रहा है, यानी कंट्री में अच्छी रोड्स हो, अच्छा रेलवे ट्रैक हो, है ना, अच्छा एयरवे ट्रांजिशन हो, अच्छा आपका पोर्ट डेवलपमेंट हो, यानी ट्रैवल करना, सामान को इधर से उधर पहुंचाना, लॉजिस्टिक्स को बहुत ज्यादा सुपरियोरिटी देनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खतरनाक लेवल का होना चाहिए, मतलब कोई दिल्ली से अगर अरुणाचल जाए तो उसको रास्ता पता ना चले, इतना बेहतरीन एक्सप्रेस भी बन जाए, इस तरह से हमें डेवलप करना है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाला प्रोजेक्ट पीएम गति शक्ति। इसमें क्या क्या कर रहे हैं, इसमें इन्होंने बताया कि इस साल 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे वाली रोड बन जाएंगी, लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। यानी होगा क्या, आप मान लो गाड़ी चलवा रहे हो, तो आपकी गाड़ी इस टाइम कहां पर है ना, जो भी लॉजिस्टिक्स हो रहे हैं, जो भी कोई भी सामान इधर से उधर ट्रैवल कर रहा है, तो हर एक सामान की वो किस पोजीशन पे, किस लोकेशन पे, उसका एक ट्रैकिंग करना। तो इस तरह से ये सारी चीजें किस में आ गई,
लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म बनेगा और जितनी भी हाईवे पे गाड़ियां चल रही हैं सारी जानकारी इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। ठीक है, और क्या खास है इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ पोस्टल एंड रेलवेज नेटवर्क। जो पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, उनको हम किससे कनेक्ट कर देंगे, रेलवे नेटवर्क से। कई ऐसे पोस्ट ऑफिस है जहाँ रेलवे नेटवर्क नहीं है, तो पोस्टल ऑफिस, रेलवे नेटवर्क, इनकी कनेक्टिविटी देनी है। और एक खास बात है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। ये थोड़ा सा उससे रिलेटेड है, जीआई टैग से रिलेटेड। जैसे जीआई टैग में क्या होता है, जिस लोकेशन जिस एरिया की जो चीज बढ़िया होती है उसको प्रमोट कराते हैं जीआई टैग देके। यही वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, यानी हर रेलवे स्टेशन पे, हर रेलवे स्टेशन के आसपास जो भी फेमस चीज होगी उसको डेवलप कराया जाएगा। जैसे मेरठ का रेलवे स्टेशन है, तो मेरठ में क्या है, स्पोर्ट्स के सामान, स्पोर्ट्स का जो आपका इक्विपमेंट होते हैं वो बहुत फेमस है। तो वहां पर इस तरह की इंडस्ट्री लगनी चाहिए जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो। ठीक है, अब जैसे आप अलीगढ़ एक शहर है, वहां आ जाओ तो वहां लोहे का काम है, लॉक्स अच्छे बनते हैं, तो वहां पे लॉक्स की इंडस्ट्री को बढ़ावा दो। कानपुर आ जाओ, लेदर का काम है, तो वहां लेदर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दो। तो ये सब क्या है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के पार्ट्स हैं। नई वंदे भारत ट्रेन आएंगी, 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन लेके हमें आनी है। एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी देनी है अर्बन ट्रांसपोर्ट और रेलवे स्टेशन। अब होता क्या है, अब दिल्ली से उतरे रेलवे स्टेशन से, अब दिल्ली में आपको कहाँ ट्रैवल करना है, ठीक है, तो वो पूरी दिल्ली को कनेक्ट करता है रेलवे स्टेशन से आपका वहां का अर्बन ट्रांसपोर्ट। तो अर्बन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है। मल्टी मॉडल मतलब आपकी बसेस भी आएंगी, ई रिक्शाज भी आएंगे, ई बाइक्स भी आएंगी, मेट्रो भी आएंगी, इन सब की चीजों की बात कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ गति शक्ति प्लान था, जितना डिटेल में हो सकता था हमने करने की कोशिश की है। तो ये सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का जो सारा काम है वो आपका किस में आएगा, वो आएगा आपका प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान में। गति शक्ति से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो बताइए। अच्छा चलो, तब तक मेरे को एक छोटी सी चीज बता दो, देखें पता है कि नहीं। जीडीपी का फुल फॉर्म बता दो आप लोग, तब तक देखें कितनों को पता है। जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए। बहुत बढ़िया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मीट क्या हुआ, मीट तो ऐसा लग रहा है आज ज्यादा टेंशन में आ गए कि कैसा बजट है, हाय रे बजट। देश का बजट तो हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, हमें तो अपने घर का बजट नहीं समझ में आता है। मेरा बजट नहीं बन पा रहा है इधर, और इधर कंट्री का बजट पढ़ते फिरो। भैया बजट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, तो कंट्री के लिए पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीजें करनी पड़ती हैं भैया। ग्रॉस है, ग्रोथ नहीं है, ठीक है, ग्रोस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑल राइट, ठीक है। चलिए, तो बजट तो पढ़ना पड़ता है। हाँ, क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या है, जैसे गति शक्ति से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरह का पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा फीचर गति शक्ति में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आपको बताना होगा ये सारे फीचर्स, इसीलिए एक एक करके हमने ये सारे फीचर्स पढ़े। इनमें से एक आध हो सकता है एक्स्ट्रा ऐसा फीचर दे दे जो इनका पार्ट ना हो, तो वो आप बताएंगे वो गति शक्ति प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, या फिर वो पूछ सकता है नेशनल मास्टर प्लान फॉर वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है, ये कुछ नहीं भैया, गति शक्ति, प्रधानमंत्री गति शक्ति। ठीक है, वो इतना हैवी नाम दे देगा, आप सोचेंगे ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं, ये कुछ नहीं, वही पीएम गति शक्ति का ऑफिशियल नाम है। ठीक है, चलिए। सिमिलरली पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेस वे विल बी फॉर्मुलेटेड। ठीक है, नेशनल हाईवे नेटवर्क एक्सपेंड किया जाएगा। ये पूछ सकते हैं कि 2023 में या अगले साल हाईवे कितना एक्सपेंड किया जाएगा, तो वो है आपको 25,000 किलोमीटर एक्सपेंड किया जाएगा। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स लगाए जाएंगे। तो ये सब जो हमने बात करी ये सब आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, एग्रीकल्चर फ्रंट पे अगर हम बात करें, तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो इस बार थोड़ा सा अजीब था, क्योंकि एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस्ड नहीं था। कुछ क्रिटिक्स ये थे, खासतौर से किसान यूनियंस तो ये कह रहे थे कि एक तरीके से हमसे रिवेंज लिया गया है,
एग्रीकल्चर में एज सच बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं हुआ, मतलब डिबेट कह रहा हूँ, डिस्कशन नहीं हुआ एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जैसा पिछली सालों में रहा है एग्रीकल्चर को लेके। बट फिर भी कुछ अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं। जैसे इस बार बताया गया कि फूड ग्रेन जो हर साल हम रिकॉर्ड तोड़ते तो इस साल भी रिकॉर्ड तोड़ा, ठीक है। और उन्होंने बताया कि इतना पैसा 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट हम एमएसपी में कर चुके हैं 163 लाख फार्मर्स को, ये डेटा दिया। और उन्होंने बताया कि इस बार एग्रीकल्चर में कुछ नया क्या हो रहा है, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग हम करेंगे, ठीक है। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग मतलब जो फार्मिंग होगी एक तरीके से जैसे नॉर्थ ईस्ट में जिस फार्मिंग को प्रमोशन मिल रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बिना फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स के बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट है प्रोमोटिंग पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन, पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन ये क्या है? जैसे होता क्या है, जैसे यूपी वगैरह में आप आओ, जैसे चना दाल है, ठीक है। आपने चना की दाल किसान से खरीदी, फिर मार्केट में आ गई। अगर दुकान पे एक रिटेलर के पास आप जाके कह दो कि सिर्फ चना दाल है, चना दाल दे दो, तो वो आपको कुछ अराउंड ऐसी दे देगा, मान लो 70 रुपी पर केजी में। बट इसी चना दाल को आपने एक पैकेट में पैक करा और सुपरमार्केट में लाके रख दिया, ठीक है। एक कंपनी थी, उसने चना दाल फार्मर से खरीदी और उसको पैक करा और पैक करके किसको बेच दिया? सुपरमार्केट में। अब वहां उसी चना दाल की कीमत क्या हो गई? 80 रुपी। तो जो पोस्ट हार्वेस्ट है, ये जो चना दाल है, ये क्या आपका पोस्ट हार्वेस्ट, इसकी वैल्यू में एडिशन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कौन करता है? ये करता है आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। आपने मार्केट से टमाटर खरीदे, उसको मशीन में डाला, मशीन में डाल के चेंज करके आप मार्केट में क्या बेचने लगे? केचप बेचने लगे। तो आपने जो टमाटर की कीमत थी उससे ज्यादा महंगा केचप बेचोगे, तो आपने क्या करा? वैल्यू एडिशन कर दिया टमाटर में। इसी को क्या कहते हैं? फूड प्रोसेसिंग, इसी को कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। तो सरकार ने कहा है पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन को बढ़ाना है, मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है और डिजिटल एंड हाईटेक सर्विस देनी है फार्मर्स को इन पीपीपी मोड। पीपीपी मोड क्या था? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में देना है। देखो पीपीपी का बेसिक मतलब मैं बता देता हूँ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता क्या है, जैसे कई बार क्या है, फॉर एग्जांपल सरकार को रोड बनवानी है, ठीक है, सरकार को रोड बनवानी है। अब लेकिन रोड में खर्चा चाहिए, एक्सपर्टीज बहुत चाहिए, इतने एक्सपर्ट लोग सरकार के पास है नहीं। हमारे पास क्या है? सीपीडब्ल्यूटी, उनके पास इतने एक्सपर्टीज नहीं है ना, इतनी हैवी मशीन है। बट एक प्राइवेट कंपनी है एल उसके पास सारी एक्सपर्टीज है। तो हम क्या कहेंगे? हम एल से कहेंगे भैया तुम आके रोड बना दो, रोड हमारे नाम से रहेगी, तुम अपना पैसा ले जाओ और रोड हमें बना के दे जाओ। तो ये कहलाती पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक बोले तो सरकार, प्राइवेट बोले तो प्राइवेट कंपनी, इन दोनों की जो पार्टनरशिप होती है इसको कहते हैं पीपीपी मोड। यानी इस यहाँ पर क्या हो रहा है? डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी फार्मर्स को। डिजिटल सर्विस लगाएगा कौन? प्राइवेट कंपनी। लगवाएगा कौन? सरकार, ठीक है। इवन यहां तक कहा है कि जो स्टार्टअप्स हैं, लॉन्चिंग फंड विद ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स, ये तक कहा है कि अगर कोई लोग एग्रीकल्चर में स्टार्टअप करना चाहे तो बिल्कुल करे। और जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो लोन देती है जो बैंक, नाबार्ड, नाबार्ड से कह दिया भैया लोन देने का काम तुम्हारा है। जो भी स्टार्टअप के लिए भी लोन लेने आए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप करना है, तो उसके लिए भी लोन अब कौन देगा? नाबार्ड। मतलब थोड़ा सा आसान कर दिया लोन लेना। फार्मर्स की मदद के लिए किसान ड्रोन्स लगाए। किसान ड्रोन्स क्या करेंगे? किसान ड्रोन्स का एक काम तो होगा लैंड को एसेस करना, फसल को चेक करना। पहले उन्हें चल के जाना पड़ता था, अब वो ड्रोन से देख पाएंगे हाँ ये फसल यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन। अब वो ऊपर से ड्रोन से देख देख के आइडिया लगा सकते हैं ये लैंड किसका, ये लैंड किसका। तो लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन। और एक काम और जो बताया जा रहा है कि इंसेक्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करने हो, तो वो भी आप किससे कर सकते हो? किसान ड्रोन से कर सकते हो, ठीक है। इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने का भी काम किसका है? किसान ड्रोन्स का है, ठीक है। और एक केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट ला रहे हैं जो किसको फायदा देगा? 9.1 लाख हेक्टेयर फार्म लैंड को। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट क्या है? यमुना की, ये यमुना नदी है, ठीक है, यमुना नदी है। और इसमें दो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, एक है केन, एक है बेतवा, ठीक है। अब एक यहां से गड्ढा खोदा जाएगा ताकि ये दो नदियों को मिला दिया जाए। एक गड्ढा खोदा जाएगा ताकि केन का कुछ पानी इधर भी चला आए, ठीक है। तो पहले जो इधर वाले एरिया फायदा ले रहे थे, अब इधर वाले एरिया भी फायदा ले लेंगे। यानी जो रिवर का फायदा लेने वाले लोग थे क्या होंगे? बढ़ जाएंगे।
प्लस इधर साइड आपके डैम्स वगैरह भी बन जाएंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनने लगेगी। तो ये फायदा होता है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का। तो ये था आपका केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ऑल राइट, और क्या क्या करा गया है एमएसएमई के लिए? क्या करा गया है, जैसे कई सारे आपने देखा होगा पोर्टल्स बने, असीम पोर्टल, एनसीएस, ई श्रम उद्यम। जो लोग रेगुलर करंट अफेयर्स करते हैं ना, उन्हें पता है कि जो आपके ये जितने भी ये पोर्टल्स हैं, इनको हमने कितनी बार डिस्कस करा है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स हैं, इनको मिला के एक सिंगल पोर्टल बना दिया जाए ताकि इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। ईसीएलजीएस, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, मतलब अगर एमएसएमई खतरे में है, बिजनेस डूबने वाला है, तो बैंक उसको पैसा दे दे, बैंक को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई एमएसएमई इमरजेंसी में पैसा लेने आए बैंक से, बैंक मना नहीं करेगा, दे देगा। अब बैंक को टेंशन है, पैसा डूब गया तो सरकार कह रही कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हें फंड कर देंगे, हम तुम्हें पैसा दे देंगे अगर ये एमएसएमई नहीं चुकाती है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां से किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बन जाएगा रैंप प्रोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन किस पे बनेगा, रैंप प्रोग्राम पे बनेगा। कि या तो पूछ लेगा रैंप की फुल फॉर्म क्या है, या पूछ लेगा ये रैंप स्कीम किससे रिलेटेड है। ठीक है, क्या पूछ लेगा ये रैंप स्कीम किससे रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए ये किससे रिलेटेड है, एमएसएमई से रिलेटेड है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ठीक है, रैंप की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे, रैंप किससे रिलेटेड है। चलिए अब आ जाते हैं एजुकेशन सेक्टर में क्या किया। देखो भैया, एजुकेशन सेक्टर में सरकार एक नया कदम लाई है, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएगी। सरकार देख रही है बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे, तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बना दो, कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगी। काइंड ऑफ जैसे वो ग्रेड अप आपने सुना होगा, ग्रेड अप क्या करता है, आपको किसी यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कर देगा, आप ऑनलाइन लेक्चर्स करते रहो, ऑनलाइन डिग्री घर। तो इसी तरह से सरकार चाह रही एक सर्टिफाइड डिजिटल यूनिवर्सिटी बन जाए, ताकि घर बैठे आप अपने मन पसंदीदा कोर्सेज कर पाओ। ठीक है, एक देश स्टेक ई पोर्टल बन रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन बनेगा कि देश स्टेक ई पोर्टल, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, ये एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, डिजिटल इकोसिस्टम किसके लिए बनेगा, ताकि लोगों को स्किल करा जा सके और वो रोजगार में अपना काम कर सके। इसके अलावा एक ये इंपॉर्टेंट है, वन क्लास वन टीवी, वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम एक्सपेंड कर दिया। अभी क्या है, हर क्लास के लिए, जैसे क्लास वन के लिए अलग चैनल सरकार ने बना रखा है, सेकंड क्लास के लिए दूसरा बना रखा है। अब सरकार ने कहा टोटल 200 चैनल्स होंगे। अब जो उनको एजुकेशन मिल रही है, पेंडेमिक टाइम में सरकार ने टीवी चैनल्स बना दिए थे बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो अब सरकार ने कहा अब जो भी एजुकेशन मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज में नहीं मिलेगी, आपकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके साथ एक ये याद रखना, इस प्रोग्राम को कह रहे हैं पीएम ई विद्या। ठीक है, ये नाम याद रखना, ये पूछेगा पीएम ई विद्या किस डिपार्टमेंट की, मिनिस्ट्री की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। किससे रिलेटेड है, टीवी चैनल प्रोग्राम, वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम से रिलेटेड है। ठीक है, पीएम ई विद्या वन क्लास वन टीवी चैनल से रिलेटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बनेंगे। थक गए क्या, यस और नो? अरे भाई सन्नाटा हो रहा है, सन्नाटा है कि नहीं है? अगर है तो एक थम्स अप करिए। हाँ, अनोजी जिंदा है, रूपा जिंदा है, बाकी लोग? हाँ जी, ओके। हाँ देखिए, अगर इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए, ठीक है, पीडीएफ वगैरह, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8076535685। इसका इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दिएगा, इन केस अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में एनरोल नहीं है। अगर एनरोल्ड हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर एनरोल्ड हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और
नहीं है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको हम अपने फ्री ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। उसमें इसी तरह की जो भी हम लाइव क्लासेस कराते रहते हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे कई लोगों का डिमांड रहता है कि हमें सिर्फ स्पेसिफिक जीके पढ़ना है, तो जीके के रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक कोर्स है 1500 रुपी का, तो एपी एसएसबी लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, उसकी तैयारी आपको ये कोर्स करा देगा। अभी हमारे जो वॉरियर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एसआई का मेंस लिखा, तो वो साफ ही इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कि अच्छा खासा पोर्शन हमारे कंटेंट में से वहाँ पर आपको देखने को मिला था। बहुत मतलब मोर देन 50% पेपर, बहुत बड़ी बात होती है, मोर देन 50% वो डायरेक्ट हमारे कंटेंट से आया था, ठीक है। तो बस 1500 का कोर्स है, तो अगर पढ़ भी चुके हैं तो रिवीजन में हेल्प करता है, रिवीजन के लिए भी लोग परचेज कर रहे हैं इसे, तो वो आपके ऊपर है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो नंबर है 8076535685, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, यहाँ से हमें पता चल गया है, लोग थम्स अप दे रहे हैं, जिंदा हैं। गामी ओरी जी कैसे हैं आप? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गामी ओरी जी? चलिए, अब भैया हेल्थ में आ जाते हैं। अच्छा, हेल्थ में ना कुछ मामला गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ क्या मतलब, एक क्रिटिसिज्म भी हो रहा है सरकार पे, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ये हाँ नहीं, ये देखो, ये पूरा एक्सपेंडिचर है जो सरकार ने एक्सपेक्ट किया है कि अगले साल हम इतना खर्चा करेंगे, ठीक है। तो हेल्थ की अगर हम बात करें, सरकार ने कहा कि हम 86,000 खर्चा करेंगे। पिछली बार सरकार ने कुछ 72,000 रुपी दिया था, मतलब 72,000 लाख करोड़ दिया था, और सॉरी 72,000 करोड़, ठीक है, 72,000 करोड़ हेल्थ सेक्टर में दिया था। इस साल सरकार ने दिया 86,000। सरकार कह रही है 16% इंक्रीज हुआ है बजट का, लेकिन एक लूप होल ये निकाल रहे हैं लोग कि भले ही पिछली बार सरकार ने 72,000 दिया था, बट खर्चा कुछ ये 85,000 ही हो गया था। तो सरकार ने कुछ ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया है, जितना पिछली साल खर्चा हुआ उतना ही उठा के इस साल बजट में डाल दिया, और नाम हो रहा है कि एक्सपेंड हुआ। तो ये एक क्रिटिसिज्म भी लग रहा है सरकार पे। मेरा पॉइंट है हर तरह से आपको जानकारी से अवेयर करना, ठीक है। चलिए, तो डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाया जाएगा हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। हाँ, इस बार जो देखो हेल्थ में इस बार जो खास बात है ना, शायद ही पहली बार ऐसा हुआ है बजट में कभी मेंटल हेल्थ के रिलेटेड कोई बात बोली गई है। अभी तक मेंटल हेल्थ को कई सालों तक हम रिकॉग्नाइज नहीं करे, और इस बार पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि मेंटल हेल्थ हमारे बजट में लिखा मिला। तो एक टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके तहत क्या होगा, जैसे आप मान लो अरुणाचल में बैठे हो और आप चाहते हो कि दिल्ली के डॉक्टर से कनेक्ट करो, तो वीडियो कॉल पे दिल्ली के डॉक्टर से आप कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ बैठे बैठे उनसे बात करके एक जानकारी ले सकते हो। तो एक पूरा एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में ये प्रोग्राम बनाया जाएगा। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, बट सरकार अब इस पे सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए भी ये प्रोग्राम लॉन्च करेगी, ठीक है। उसके अलावा कई सारे प्रोग्राम्स हैं, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य किसके लिए, जो कोविड-19 में जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, जो कोविड विडोज हैं, उनके लिए वात्सल्य है। सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0, ये सब लॉन्च की जाएंगी, ठीक है। अब आप याद रख सकते हो कि मिशन शक्ति किससे रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड। मिशन वात्सल्य कोविड विडो से रिलेटेड है। आंगनवाड़ी तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, जो भी बच्चों को स्कूलिंग वगैरह, छोटे बच्चों को स्कूलिंग करानी होती तो वो कौन कराता है, आंगनवाड़ी कराते हैं। पोषण में क्या होता है, मिड डे मील जो प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो आंगनवाड़ी इसको सक्षम आंगनवाड़ी में, मतलब आंगनवाड़ी प्रो में कन्वर्ट करेंगे। एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाया जाएगा। मतलब पर्पज ये है, आप पता चला ऐसा होगा कि आप कहीं डॉक्टर के गए, आपका एक पूरा हेल्थ का प्रोफाइल बनाया जाएगा, ठीक है। आपकी एक डिजिटल यूनिक आइडेंटिटी बनाई जाएगी हेल्थ प्रोफाइल की। तो जितना भी आपके साथ पिछले पास्ट में रहा है, जो जो भी परेशानियां रही, वो इस हेल्थ प्रोफाइल में आपके पास लिखी रहेंगी। आगे चल के कभी आपको प्रॉब्लम हुई तो यही हेल्थ प्रोफाइल आपकी फिर से काम आ जाएगी, क्योंकि आपकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड है वो बन चुका होगा। तो बार बार आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी। तो एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम सरकार बनाने वाली है, ये हेल्थ में काम हो रहे हैं। अब आ जाओ आप गति शक्ति इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब अपने मतलब की न्यूज आई सर, अब अपने मतलब की आई, नॉर्थ ईस्ट में क्या कर रहे हो आप, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में क्या कर रहे हो, पीएम्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसको हम क्या कह रहे हैं, पीएम डिवाइन, ठीक है, पीएम डिवाइन। अब वैसे ये सोचने वाली बात है कि जो प्रधानमंत्री है उनके ये जो एक्रोनिम है,
मोतुब स्पेसिफिक डेट, ये आप मान के चलिए, आप एक बार क्या करिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी 80, नेक्स्ट वीक से आपको स्पेसिफिक डेट्स मिल जाएंगी। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, 8076535685। तो पूरा डिटेल में आपको सब समझा दिया जाएगा कोर्स के बारे में, ठीक है मोतम जी। ऑल राइट, पीएम्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो इसमें कर क्या रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दे रहे हैं, 1500 करोड़ दे रहे हैं। मतलब जो गति शक्ति प्रोग्राम था ना, उसी का एक ब्रांच है पीएम डिवाइन। अब एग्जाम में पूछेगा ये पीएम डिवाइन क्या है, ठीक है, एग्जाम में क्या पूछेगा, पीएम डिवाइन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि पीएम गति शक्ति की एक ब्रांच है जो नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई होगी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली 1500 करोड़ दिया गया ताकि नॉर्थ ईस्ट में हम क्या है, बॉर्डर रीजन्स में मॉडल विलेजेस बना सकें, वहां पे कनेक्टिविटी बढ़ा सकें, है ना। और डिपेंडिंग ऑन स्टेट, हर स्टेट की नॉर्थ ईस्ट में अलग डिमांड है, तो वहां के हिसाब से डेवलपमेंट किया जाए, इसलिए हमने कौन सी स्कीम निकाली, पीएम गति शक्ति। ताबा जी अभी आ रहे हैं, अभी पूरा अभी हुआ नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट पे तो करना ही पड़ेगा, चाइना हद से ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। इस बात को भी थोड़ा सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाएंगे, लेकिन चाइना का कहीं नाम नहीं ले रहे हैं, तो उसके लेके भी सरकार को लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वैसे तो वो बहुत स्ट्रांग बनते हैं, ये भी पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक जो स्कीम है, हाँ, एक ये स्कीम याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि पोस्ट ऑफिस को भी हम कनेक्ट कर रहे हैं कोर बैंकिंग सिस्टम से। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कह लो या कोर बैंकिंग सिस्टम, ये क्या है, ये एक सिस्टम है, एक सेंट्रल सिस्टम। जैसे आप क्या होता है, आप एसबीआई में पैसा, आप आपका अकाउंट एसबीआई में, ठीक है, बट अगर आपको किसी पर्सन को पैसा भेजना है जिसका अकाउंट है एचडीएफसी में, तो पैसा कैसे भेजोगे, तो हो क्या रहा है, सारी बैंक्स जो हैं इस सीबीएस से कनेक्ट होती हैं, तो सीबीएस के थ्रू आपका पैसा एचडीएफसी में पहुंच जाता है। तो सारी बैंक्स में इंटरकनेक्टिविटी आपकी मौजूद है, इसी को कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। अब लेकिन पोस्ट ऑफिस में क्या, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। आप यहाँ के पोस्ट ऑफिस से किसी बैंक में पैसा भेजना चाहते हो, नहीं भेज सकते हो, क्यों, क्योंकि एज सच कोई सिस्टम आपका कनेक्ट करता है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस सीबीएस से पोस्ट ऑफिस को भी कनेक्ट कर देंगे, ताकि पोस्ट ऑफिस का भी पैसा अगर आप चाहो तो किसी बैंक में, या बैंक का पैसा पोस्ट ऑफिस में यहाँ से ट्रांसफर कर सको। तो ये स्कीम इंपॉर्टेंट थी। चलिए, प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, ये टूरिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। टूरिज्म से रिलेटेड क्या है, ई पासपोर्ट बनाए जाएंगे। ई पासपोर्ट जैसे आपने देखा होगा, आपका जो एटीएम कार्ड है उस पर एक चिप लगी होती है, एक वो चिप होती है इलेक्ट्रॉनिक चिप, सारी डेटा आपको उस चिप में है। इसी तरह से अब पासपोर्ट पे भी एक चिप लगा दी जाएगी, आपका सारा डेटा उस चिप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थी। एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी एज एन अल्टरनेटिव टू सेटिंग अप ऑफ चार्जिंग स्टेशंस इन अर्बन एरियाज, ठीक है। मतलब ऐसा हो सके कि एक बैटरी खत्म हो जाए तो आप दूसरी बैटरी चेंज कर लो, ताकि चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपने बैटरी ली, अब उसको चार्ज करवाओ, तो कई ऐसे एरिया चार्जिंग स्टेशन बनाने में दिक्कत है, तो ऐसा सीन होना चाहिए कि आप बैटरी रिप्लेस कर दो, इस बैटरी की जगह फिर दूसरी यूज कर लो। तो ये सिस्टम आ रहा है इस बार। ऑल राइट, और इसमें क्या खास है, एवीसीजी, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा एवीसीजी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिंग, इसको प्रमोशन देना है। 5G को प्रमोट करना है, सरकार ने कहा है कि 2023 एंड होने से पहले पहले 5G रोल आउट कर देंगे हम, ठीक है, ये सरकार ने कहा है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें। एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, ताकि लैंड रिकॉर्ड्स को इकट्ठा रखा जा सके। जैसे किसी का लैंड कितना है, जैसे आपके पास कितना लैंड है, आपके पास कितना लैंड है, तो इसको इकट्ठा रखने के लिए वो क्या करेंगे, आपके लैंड को एक अलग कोड दे देंगे, आपके लैंड को एक अलग कोड दे देंगे, उसी को कह रहे हैं यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्वेश्चन आएगा ये किससे रिलेटेड है, तो बताना होगा मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड से। तो देखो, हम जो मेन पार्ट कर रहे हैं ना, ये स्कीम्स वाला पार्ट है, ये अगली साल अब यही सारी स्कीम्स आप देखना रिपीट होती रहेंगी, यही सारी स्कीम्स के रिलेटेड जो भी काम होगा वो आपका करंट अफेयर्स बनता रहेगा। ये तो वही कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बनाना है हमें, ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती, सर्कुलर इकोनॉमी बोले तो
आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, आपने प्लास्टिक प्रोड्यूस करा, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, उसको यहाँ वेस्ट बना के छोड़ दिया। वेस्ट नहीं बनाना, उस वेस्ट को फिर रिसाइकिल करना है और फिर उसे रीयूज करना है। तो इस तरह की जो इकोनॉमी होती है वो कहलाती है सर्कुलर इकोनॉमी। मतलब सर्कुलर इकोनॉमी में कोई चीज वेस्ट नहीं हो रही है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट्स में क्या करेंगे, बायोमास बढ़ा देंगे। जैसे होता क्या है, अभी आप कोल यूज करते हो, कोल जलता है, कार्बन एमिट करता है, पॉल्यूशन फैलाता है। लेकिन उस कोल में अगर आप बायोमास मिला दो, बायोमास पैलेट्स क्या होती है, छोटी छोटी पिल्स होती हैं, गोलियां होती हैं, जो बायोमास की बनी होती है। बायोमास क्या है आपका, जैसे जो भी फूड वेस्ट है, ठीक है, फूड वेस्ट है, इस तरह की जो भी चीजें, वो बायोमास कहलाता है, ठीक है। तो उसकी बनी पैलेट्स इसमें कोल में मिला दो, तो उससे क्या पॉल्यूशन कम होगा। कोल को गैसिफाई करना है और कोल को केमिकल्स में कन्वर्ट करना है, तो इस तरह की चीजें भी आ रही हैं। कुल मिला के कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बनने के लिए ये प्रोग्राम्स है, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आती है सर आज की न्यूज, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका हमें कब से इंतजार था। सीबीएस बोले तो कोर बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। हाँ नो, अब तो 5G मोबाइल ले लो, वो ज्यादा जरूरी हो गया, ठीक है। 5G भैया बहुत जरूरी है। हाँ, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सर इसी का तो इंतजार था। को किसी ने कुछ बजट में, आपने कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, एटलीस्ट इतना तो पढ़ लिया होगा, क्रिप्टो करेंसी, यस और नो, है ना। क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ लिया होगा। अच्छा, आपको जो जो कोर्सेज देखने हैं हमारे पास, और कौन कौन से कोर्सेज है, तो मैं एक ये लाइन चला देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे, अब आपको नीचे दिख रहा होगा, जो लोग एनरोल करना चाहते हैं। चलिए जी। हाँ, तो क्रिप्टो करेंसी में क्या बोल दिया गया, 30% टैक्स, ठीक है। 30% जो भी कमाई करोगे क्रिप्टो पे आप, वो क्या होगा, 30% उस पर टैक्स देना पड़ेगा। प्लस साथ ही साथ अपनी खुद की डिजिटल रुपी आरबीआई लॉन्च करने जा रहा है। जैसे क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक डिजिटल करेंसी है, इसी तरह से आरबीआई अपनी खुद की डिजिटल रुपी इंट्रोड्यूस करेगा। अच्छा, एक वर्ड, एक चीज और याद रखना, सब शब्दों का खेल है, ठीक है सर। सारा जो लेना देना है वो शब्दों का खेल है। हाँ, कहाँ लिखी वो लाइन, कहाँ चली गई। ओके, शायद इसमें वो नहीं है। हम्म, ओके, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी वर्ड यूज नहीं हुआ है, वर्ड क्या यूज हुआ है, डिजिटल वैल्यू करेंसी, ठीक है। डिजिटल वैल्यू करेंसी ये वर्ड यूज हुआ है, क्रिप्टो करेंसी वर्ड यूज नहीं हुआ। उस पर कितना टैक्स लगा रहे हैं, 30%। चलिए, ये तो आप लोगों ने खूब पढ़ ही लिया होगा। फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो करना क्या है, स्टेट्स को जो हम फाइनेंस देते हैं, ठीक है, वो हमें और बढ़ानी है, ठीक है। 1 लाख करोड़ की असिस्टेंट दी जाएगी स्टेट्स को, ताकि वो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकें, ठीक है। उनको अलाउ करेंगे ताकि वो फिजिकल डेफिसिट कितना मेंटेन कर सकें, 4%, ठीक है। 4% का तक का डेफिसिट स्टेट्स रख सकते हैं। देखिए, डेफिसिट हमें जाहिर सी बात है कम से कम रखने होते हैं, क्योंकि डेफिसिट का मतलब क्या है, आपके पास आमदनी कम हो रही है, खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो एस्टिमेट किया गया 2021 की अगर हम बात करें, तो उसमें एस्टिमेट है कि 3.7% हमारा डेफिसिट रहेगा। और उससे पिछली साल की अगर हम बात करें, तो जो डेफिसिट था 4.6% है स्टेट्स का। इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि घट के कितना हो जाएगा, 3.7%, ठीक है। अब देखो, डेफिसिट से रिलेटेड बातें याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके फैक्चुअल जानकारी में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अरे, क्रिप्टो वाले बड़े खुश हैं, पता है क्यों, क्रिप्टो वाले टेंशन में थे कि सरकार बैन ना कर दे। अब उनको इस बात की खुशी है कि एटलीस्ट बैन तो नहीं होगा, कुछ होए ना होए बैन नहीं होगा, है ना। तो क्रिप्टो वाले खुश हैं, तो वो दुखी नहीं है। एक मिनट, इंटरनेट चल रहा है ना।
हाँ जी। आप लोगों को विजिबल हो रही है ना स्क्रीन? यस और नो? ऑलराइट। क्रिप्टो वाले बहुत खुश हैं। चलिए। हाँ, क्रिप्टो वाले कह रहे हैं एटलीस्ट बैन तो नहीं लगा, वही बहुत बड़ी बात है, वरना सब डूब जाता। अभी कुछ जाएगा, ठीक है। चलिए। हाँ, अब देखो फिजिकल डेफिसिट का मैं बता देता हूँ। जैसे 2020 वाली ईयर में, जैसे 2020 का डेटा आ चुका है, 2020 में क्या था हमारा फिजिकल डेफिसिट है 9.2। अब जाहिर सी बात है इतना क्यों हो गया था, आपको भी पता है कि कोरोना पेंडेमिक आया था, सरकार का खर्चा हुआ था। फिर अगली साल हमने एक्सपेक्ट किया था 6.8 होगा, बट अभी तक के जो आंकड़े आए हैं, जैसे पिछली साल की अगर हम बात करें तो अभी तक फिजिकल डेफिसिट सरकार कितना एक्सपेक्ट कर रही है, 6.9। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये अभी तक का फिजिकल डेफिसिट रहा है। इस साल का फिजिकल डेफिसिट कितना है, 6.9। अभी साल में कितने 3 महीने बाकी है, बट थोड़ा बहुत चेंज होगा होगा प्लस माइनस 0.05, इससे ज्यादा नहीं। वो रहेगा अराउंड 6.9% के ही करीब। तो ये इस साल का फिजिकल डेफिसिट है। एक्सपेक्ट किया था 6.8, हो कितना गया 6.9। अब अगली साल के लिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कितना है, 6.4%। ये प्राइमरी और इफेक्टिव के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। ये मेन डेटा ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। अगली साल के लिए कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 6.4% ऑफ फिजिकल डेफिसिट। देखो फिजिकल डेफिसिट याद रखना डायरेक्ट पूछता है कि पिछली साल कितना था 6.9%, अगली साल कितना एक्सपेक्टेड है 6.4%। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि अगले फिजिकल ईयर में 2022 से 2023 में कितना सरकार ने फिजिकल डेफिसिट एक्सपेक्ट किया है, तो वो है 6.4%। ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अब टैक्स के रिलेटेड कोई खास चेंज हुआ नहीं है। हाँ, वो वर्चुअल एसेट जो करेंसी है आपकी, वो किस में आएगी, डिजिटल वर्चुअल एसेट में, उस पर टैक्स लगा दिया 30%। बाकी एज सच कोई बड़ा चेंज आया है नहीं इनकम टैक्स वगैरह में। मीडियम क्लास वालों के लिए आपने पढ़ा भी होगा, मीडियम क्लास वालों का कोई खास चेंज नहीं है, तो ये खास बात है। हाँ, जो चेंज आया है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए आया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए क्या चेंज आया है, जैसे आपके जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उन पे एक लगता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। वो कितना लगता है, 15% लगता था, ठीक है, 15%। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे लगता था कुछ 18.575 ऐसी कुछ, ठीक है। कुछ उन पे 18.75 ऐसा परसेंटेज लगता था। तो सरकार ने करा क्या करा, इन दोनों को बराबरी पे लाने के लिए इनका टैक्स घटा के कितना कर दिया, 15%, ताकि जितना एक कॉर्पोरेट को देना पड़ता है ये मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे भी उतना ही लगे, ठीक है। ये लिखा है रिड्यूस अल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट एंड सरचार्ज फॉर कोऑपरेटिव। सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज ये होता है कि जैसे अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी 1 करोड़ से ज्यादा कमा रही है, तो उस पर अलग से 10% हम टैक्स लेते थे, वो भी हमने कम कर दिया, ठीक है। वो सरचार्ज था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए। अनब्लेंडेड फ्यूल टू अट्रैक्ट एडिशनल डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी, यानी ऐसा फ्यूल जो अनब्लेंडेड है। आजकल आपको पता है पेट्रोल में हम क्या मिलाते हैं, इथेनॉल मिलाते हैं। इथेनॉल इसलिए मिलाते हैं ताकि पेट्रोल तो बहुत महंगा आ रहा है आपका, ठीक है। अभी सरकार ने इथेनॉल पे जीएसटी भी कम किया है, अभी कुछ दिन हमने पहले करंट अफेयर्स में देखा था। तो इथेनॉल मिलाने से क्या है, पेट्रोल की डिमांड कम हो जाती है। पहली बात तो पॉल्यूशन भी कम करेगा, प्लस इथेनॉल तो हमारे घर में बनता है, मतलब इंडिया में इथेनॉल तो आराम से मिल जाएगा। पेट्रोल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, वो महंगा पड़ता है। तो इसीलिए हमने क्या करा, हमने कहा भैया पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना शुरू करो। अब जो लोग नहीं मिला रहे हैं इथेनॉल में पेट्रोल में इथेनॉल, तो उन पे एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी, ठीक है। कस्टम्स ड्यूटी को कैलिब्रेट करा जाएगा, ताकि जैसे मान लो हमें इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान लगानी है ना। अब हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम पे तो बाहर से आने वाले प्रोडक्ट पे तो टैक्स बढ़ा दिया ताकि हमारी मार्केट बची रहे। लेकिन हो क्या रहा है कि बाहर से आने वाली, जैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट लगानी तो हमें चिप चाहिए होगी, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर्स वगैरह चाहिए होंगे, उस पर कस्टम्स बहुत ज्यादा हैवी लग रहे थे, तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो रही थी। तो इस वजह से सरकार ने कहा जो कस्टम्स ड्यूटी है हम उन्हें रेगुलेट करेंगे, रिकैलिब्रेट करेंगे। अभी करा नहीं है, ये करेंगे, तो जब कर देंगे तो और हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो उससे रिलेटेड है, ये इतना कुछ खास नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे आपको खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा बजट था। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात, आपसे पूछ सकता है कि सरकार का जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दो चीजें हैं, एक सवाल क्या बन सकता है, तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार कहां से कमाती है। ठीक है, जो रुपी आता है, जो सरकार के पास रेवेन्यू आता है, वो सबसे ज्यादा कहां से आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा कहां से आता है, बोरोइंग से आता है। ये 1 रुपए के हिसाब से समझा गया कि हर 1 रुपए में 35 पैसा कहां से आ रहा है, बोरोइंग से आ रहा है। तो रेवेन्यू में नंबर 1 पे कौन है, बोरोइंग है। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा कहां आ रहा है, बोरोइंग से, यानी इंटरेस्ट पेमेंट से आ रहा है। ठीक है, बोरोइंग जो सरकार पैसा ले रही है और जो पैसा दे रखा है उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट सरकार ले रही है। ठीक है, तो बोरोइंग सबसे बड़ा इसमें वो बनता है पैसे आने का सोर्स। और दूसरे नंबर पे आपका जीएसटी है। ध्यान रखना, इनकम टैक्स से ज्यादा सरकार जीएसटी से कमाती है, इनकम टैक्स से ज्यादा सरकार जीएसटी से कमाती है। खर्चा सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, देखो इसमें सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है, 17p 20p। अगर सरकार ले भी सबसे ज्यादा रही है तो इंटरेस्ट पेमेंट भी सबसे ज्यादा सरकार कर रही है। अब भाई पैसा लोगे तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा खर्चा हमारा कहाँ होता है, इंटरेस्ट पेमेंट में होता है। देख सकते हो 20 पैसा, 1 रुपए में 20 पैसा तो हमें इंटरेस्ट पे करने में निकल जाता है। फिर उसके बाद दूसरा बड़ा खर्चा कहाँ है, जो स्टेट को हम शेयर देते हैं ना टैक्स का, जीएसटी में जो स्टेट को शेयर देना पड़ता है, दूसरा सबसे बड़ा खर्चा वो है हमारे पास। उसके बाद तीसरा सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम्स है वो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा खर्चा है। तो भैया इस तरह से पढ़ते हैं, ये नहीं कि बस पढ़ के निकल गए। थोड़ा ट्रेंड याद रखिए, ट्रेंड के सवाल बनते हैं, रैंकिंग के सवाल कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से आता है, सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ से होता है, इस तरह के सवाल आपसे बनेंगे। यस और नो, क्लियर है। एक बार अच्छे से इसको देख लो आप लोग। मिडिल क्लास खुश क्यों होगा, मिडिल क्लास खुश होने के लिए बना ही नहीं है। मिडिल क्लास को इधर से भी उधर से हर जगह से परेशानी मिलती है ना। चलिए, तो ये तो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आता है कि सर सरकार जो पैसा है, जो डेफिसिट हो रहा है, जो हमने कहा ऐसे एग्जाम्पल लिया था ना कि 40 लाख करोड़ कमाई हुई, ये रेवेन्यू हुआ है ना, और खर्चा हो गया 42 लाख। तो जो 2 लाख करोड़ का डेफिसिट है, ये आप कहाँ से उठाते हो। तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग ऑप्शन है जहां से आप ये 2 लाख उठाते हो। बट सबसे ज्यादा पैसा आप कहाँ से उठाते हो, मार्केट बोरोइंग से। ठीक है, मार्केट बोरोइंग से सबसे ज्यादा पैसा आप कहां से उठाते हो, मार्केट बोरोइंग से। दूसरे नंबर पे सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स। तो ये याद रखना, सबसे ज्यादा जो डेफिसिट को कंट्रोल करने का सोर्स है वो है मार्केट बोरोइंग्स। देखिए, जब आप जैसे हमारा जो पीसीएस का कोर्स करेंगे तो उसमें हमने ये सारी चीजें अच्छे से समझानी है। ठीक है, उसमें ये सारी चीजें आपको क्लियर करी जाएंगी। अभी थोड़ा सा टाइम का इशू है, मैं इसलिए नहीं समझा सकता ये। ठीक है, तो मार्केट बोरोइंग सबसे बड़ा सोर्स है आपके डेफिसिट को भरने का। एक पॉइंट ये याद रखना। और क्या याद रखना है, और आ जाओ इधर सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर। ये अब आप मुझे इसको पढ़ो और देख के बताओ सबसे ज्यादा पैसा सरकार ने कहाँ खर्च करा है, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। इंटरेस्ट में तो हो ही रहा है, नंबर 1 पे तो ये है 9 लाख के करीब। 9 लाख के बाद दूसरे नंबर पे क्या दिख रहा है, कोई 5 लाख में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कोई 3 लाख में, 3 लाख में ये है, ये है, ये है, ये है। और इनमें भी सबसे ज्यादा कौन है, डिफेंस। मतलब सबसे ज्यादा पैसा किसको गया, इंटरेस्ट पे करने के बाद सबसे ज्यादा पैसा किसको गया, डिफेंस को गया। डिफेंस को बाद किसको गया, स्टेट्स को गया। सॉरी, स्टेट्स को नहीं गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में गया। ट्रांसपोर्ट के बाद स्टेट्स को गया, फिर सब्सिडीज में गया। ठीक है, तो इस तरह से एनालाइज करनी होती चीजें, इस तरह से पढ़ना होता है। ठीक है, कि खर्चा कहाँ ज्यादा हो रहा है। ऑल राइट, तो ये था, दैट वाज ऑल अबाउट द बजट आई कुड एक्सप्लेन। तो अब बताइए, बजट बोरिंग तो नहीं लगा। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करें।
इसलिए हमने एक जो हाईलाइट्स थी उनको उठाया है और यही आपके एग्जाम में उठ के आ जाती हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपका ये हाईलाइट्स उठ के आ जाएंगी। हाँ हाँ, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं आया मोटर बसर जी, ये बताइए। अच्छा ये बताइए, अब ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ से हो रहा है, ठीक है। ये सारी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में भेज दूंगा। इनकेस अगर आप ग्रुप में नहीं है तो व्हाट्सएप नंबर है 8076535685, इस पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 535685, ठीक है, व्हाट्सएप कर देना है। रोजगार भैया बढ़ेगा, गति शक्ति प्रोग्राम है, ईश्वर देश के साथ साथ रोजगार को भी गति देगा। गति शक्ति प्रोग्राम इसीलिए आ रहा है। गति शक्ति है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं, ये सब किस लिए, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। अब जिनको आंसर राइटिंग करनी हो या फिर आप इंटरव्यू में पूछा जाए तो वो ये सब बताएंगे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया। पीएम गति शक्ति प्रोग्राम है, पीएलआई जैसी स्कीम है, ये सरकार ने लगाई है, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू मोहतम। तो ये पूरा अपन ने पूरा एक्सपेंडिचर कंप्लीट किया। इसको रिवाइज करते रहना भैया, इंपॉर्टेंट है। और मैंने क्या कहा, अगली साल जितनी भी साल भर स्कीम्स पढ़ोगे सब यहीं से डिराइव्ड होंगी, तो एक जगह आपको इकट्ठा कंटेंट मिल गया, इसी को रिवाइज करते रहो। साल भर जितनी सरकारी स्कीम्स आएंगी सब इसी से कवर हो जाएंगी, ठीक है। फिर पढ़ने में अच्छा भी लगेगा, तो करेंट अफेयर्स की दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स का क्लास आपको भी पता है 9 PM पे हम रेगुलर क्लास लेते हैं। आज हमें बजट डिस्कस करना पड़ गया, तो ये सारी क्लासेस आपको प्रिपेयर करनी है फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि, जैसे एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 1500 रुपी का कोर्स है हमारा एक्सक्लूसिव जीके के रिगार्डिंग, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव जीके के रिगार्डिंग ये कोर्स है, ठीक है। तो इसमें मैंने ही क्लासेस ली हैं, इसमें हम लाइव क्लासेस भी लेते हैं, और इसके साथ साथ इसमें आपको प्रॉपर पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, क्विजेज मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए, है ना। आगे हम टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिर उसके साथ साथ जो भी लेक्चर्स आपके लिए जाएंगे उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी। इन केस अगर आप उसे नहीं देख पा रहे हैं किसी मोमेंट पे तो वो अवेलेबल हो जाएगी। लेक्चर्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड लेकिन वो ऐप में रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो उसको आपने एक जगह डाउनलोड कर लिया, अपने घर पे गए आराम से उसको देख लिया, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारा खुद का डेडिकेटेड ऐप है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे नंबर भी दिख रहा होगा, बाकी मैंने फिर से बता देता हूँ, 8076535685, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आपको लगा है इट इज़ वर्दी ऑफ इट, ठीक है। चलिए जी, ओके, थैंक यू जुमगे सोरा जी। हाँ, तो कहाँ ज़्यादा गया कहाँ कम गया सब याद रखिएगा, ठीक है। पीडीएफ में अभी अपलोड कर देता हूँ, तो ये सारा कंटेंट आपके पास अवेलेबल रहेगा, जब भी देखना हो आप इसको देख लेंगे, ठीक है। बाकी बाकी कोई दिक्कत हो तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप करिए, या मर्जी सर का नंबर है, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी स्पेसिफिक मेरे से तो वो मेरे तक ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अदरवाइज कोई भी अगर आपको डाउट हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको कोर्स परचेज करना है, इनके कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, ठीक है। हमारा सीधा सा मकसद ये है कि अरुणाचल में एक मतलब तरीका बदलना, ठीक है, एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट डेवलप करना। क्योंकि देखिए अरुणाचल में हम इतने साल रहे, एक चीज़ जो हमने फेस करी कि अरुणाचल में जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास पोटेंशियल है, वो कर सकते हैं, वो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपके जो कोचिंग्स हैं वो उतना डेवलप नहीं है ना, वो इतना वो अपना शो करते हैं कैलिबर की आपके लिए कुछ कर पाए। तो वही चीज़ हमें चेंज करनी है। तो अगर इसके अलावा भी कोई आपका कैसा भी डाउट हो, ठीक है, लाइफ के करियर से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप करिए, झिंझाक हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सो गुड नाइट एवरीवन, ठीक है। बाबिन जी वो अपडेट कर देंगे, अभी क्या है, अभी हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, अभी जब सबके मैसेजेस आ जाएंगे तो वो फेसबुक ग्रुप पे हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। अभी एक दो का कर दें, फिर औरों का है फिर वो बुरा मान जाए, ठीक है, तो अभी कर देंगे सब इकट्ठा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।
गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट मीट्स। ऑल राइट, ठीक है, गुड नाइट एवरीवन।